जय हिंद दोस्तों, हरी सर जीएस सेंटर काशी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से थोड़ा पहले अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। यह जीएस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसके अलावा आपकी दैनिक गतिविधि डेली रूटीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो इसे आज यूनिट 1 आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर है, यानी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। आप लोगों ने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इन दोनों में अंतर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का जो परिप्रेक्ष्य है, इसके संदर्भ में क्या बात होगी। फिर हम देखेंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कितनी प्रकार की हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी, राज्यवादी या जो है मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। देखिए, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही देखिए। आपके घर में जो पैसा आता है, चाहे आपके पिता या जो बड़े कमाते हैं, वो पैसा जो है आपकी माता जी या कोई व्यक्ति रखता है। उस पैसे को समय समय के अनुसार आवश्यक मदों में खर्च किया जाता है। इम्पोर्टेंट सेगमेंट में उन्हें खर्च किया जाता है, जैसे कि रोज़ की चीज़ें खरीदने, जैसे कि सब्जी, दूध, अनाज और घर की सामान, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, फीस, मेडिकल, और इसके बाद बाकी लग्जरी में सोफ़ा, और उसके बाद कार आदि को मेंटेन करने में खर्च किया जाता है। तो कमाई का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ खर्च होता है, अपने घरों में तो देखते होंगे। मम्मी जी होम मिनिस्टर हैं, कई लोगों की पत्नी जी होंगी, कई लोगों की बहू होंगी और कई लोगों की दीदियाँ होंगी। ज़्यादातर भारत में तो यही कल्चर है और ऐसा माना जाता है कि जो भारत की स्त्रियां हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन मैनेजर होती हैं। पैसे को खर्च भी करती हैं बड़ी दबा के, मोल चाल करके। चाहे कहीं से भी खरीदना हो, पहले उसका दुकानदार का जो पारा रहता है रेट का, उसे गिरा करके ज़मीन पे लाती हैं और लाने के बाद अपने हिसाब से कान ऐंठ के जो है रेट तय करती हैं। इसके बाद जो बच्चे पैसे बचते हैं, उन पैसों को वो क्या करती हैं, वो अपनी सेविंग में इकट्ठा करती हैं और वो सेविंग जो है बुरे समय के लिए परिवार के काम आती है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इंडियन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इन बातों को हम परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश। आइए देखिए, व्हाइट बोर्ड पे कुछ हेडिंग पड़ी हुई है। पहली हेडिंग है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स, और इसे कहते हैं इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र जो होता है, एक मोटी भाषा में समझेंगे कि अर्थशास्त्र जो है पैसे का शास्त्र है, पैसे या करेंसी का शास्त्र है। और शास्त्र में क्या होता है, उसके गुण, उसके प्रयोग आदि का वर्णन रहता है और प्रभाव का भी वर्णन रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी about the shastra of currency, whether it is rupees, whether it is dollar, whether it is real, whether it is
एनी काइंड ऑफ करेंसी। तो करेंसी का शास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र पैसे का शास्त्र है। ये समझिए अपनी भाषा में कि पैसे का शास्त्र है। पैसे का क्या गुण होता है, पैसे का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका क्या प्रयोग है यानी क्या इसका यूज है, और उसका क्या प्रभाव यानी इसका क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट है। ये क्या हुआ आपका इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी क्या हुई, ध्यान दीजिएगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है यह सभी देशों में या यूं कहें सभी देशों या पूरे विश्व में एक सा होता है। विश्व में कैसा होता है, एक सा होता है। जो इकोनॉमिक्स है वो सभी देशों में या पूरे विश्व में एक सा होता है। इट इज कॉमन, इट कैरेक्टरिस्टिक्स हैज सिमिलर पैटर्न इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर किसी देश का पैसा, रुपया, डॉलर, दिनार, रियाल या कुछ भी है, दिरहम, इसका उस देश में एक विशेष महत्व है, उसको लोग रखते हैं, उससे खरीदारी होती है, इसका वैल्यू कभी घटता है कभी बढ़ता है, और देश में इसी से क्या होती है, खरीदारी होती है, और इसका अपना शास्त्र होता है। तो ये है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। ये देखिए दूसरी हेडिंग है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो इकोनॉमी होती है यह हर देश, हर समाज, हर राष्ट्र का अपना अपना होता है। कैसा होता है, अपना अपना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक्स है वो पैसे का शास्त्र है, उस देश की करेंसी का शास्त्र है, जबकि जो इकोनॉमी होता है वो पर्टिकुलर देश का अपना अपना होता है। अब ये इकोनॉमी कैसे डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है उस देश की डेमोग्राफी, मतलब उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, उसके पाने जाने वाले जो संसाधन है, रिसोर्सेज, उस देश के जनसंख्या का जो स्वरूप है और उसकी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, मतलब उस देश का जो नेचर है, उसके हिसाब से हर देश की अपनी इकोनॉमी होती है। जबकि इकोनॉमिक्स पूरे देश में एक ही होता है, पूरे विश्व में एक ही होता है। यानी पैसे का चाल चरित्र और चलन पूरी दुनिया में एक ही होता है, लेकिन व्यवस्था जो होती है हर देश की अपनी व्यवस्था होती है, जिसे इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत की इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि चीन की चाइनीज इकोनॉमी, जैसे कि अरब देशों की अरेबियन इकोनॉमी, जैसे कि अफ्रीका की अफ्रीकन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, पैसा हर घर में यानी नोट हर घर में एक जैसा उसका वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि किसी घर में इज्जत मिलती है किसी घर में इज्जत नहीं मिलती। तो ये क्या हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन पैसे का आपके घर में अलग तरीके से मैनेजमेंट होता होगा, मेरे घर में अलग होता होगा, पड़ोस के घर में अलग होता होगा, और दूसरे गांव में अलग होता होगा। एक रिच परिवार में अलग होता होगा, एक मेडिकल प्रोफेशन वाले परिवार में अलग होता होगा, एक श्रमिक परिवार में पैसे का जो खर्चा होता होगा वो अलग अलग मदों में अलग अलग होता होगा। इसी तरह से इकोनॉमी जो होती है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी, ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में वो उस तरह से पैसा खर्चा होता है कि भाई कहाँ कहाँ खर्चा करना। अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, रशिया जैसे, जर्मनी जैसे देशों में पैसे का खर्चा होने का जो सिस्टम है वो अलग है, उसे बोलते हैं उस देश की इकोनॉमी है। तो कई बार कई देशों की इकोनॉमी समान हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी समान नहीं होती, लेकिन पैसे का इकोनॉमिक्स समान होता है। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा, अपने संदर्भ में समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं। मैंने लिखा है कि इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र जो है पैसे की करेंसी का शास्त्र है जिसमें गुण प्रयोग आदि का वर्णन होता है, जबकि इकोनॉमी हर देश समाज और राष्ट्र का एक एक होता है। मतलब कि इकोनॉमी हैज डिफरेंट कैरेक्टर इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है, तो इसे समझने के बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी इसे कैपिटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका मतलब ये होता है कि वस्तु यानी आर्टिकल और पूंजी के उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन और वितरण पर बाजार का अधिकार होता है। बाजार का अधिकार होता है। कह रहा है कि कितना कोई चीज, पूंजी का संसाधन कितना पैदा होगा, किस मात्रा में पैदा होगा, किसका क्या रेट रखा जाएगा, किसको किस दाम पे बेचा जाएगा, किसमें कितना फायदा मिलेगा, इसका डिसाइड बाजार करता है, सरकार नहीं करती है, बाजार करता है। और बाजार जब इसका डिसाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पूंजीपति जो है इसका डिसीजन लेते हैं। कुछ पूंजीपति क्या करते हैं? इसका डिसीजन लेते हैं। भाई कितना माल खरीदाना है, कितना माल बेचना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? पूंजीपति डिसाइड करते हैं, ना कि सरकारें डिसाइड करती है। जैसे आप सुनने को आता है कि भाई अंबानी है, अडानी है, गोयनका परिवार है, जिंदल परिवार है, मित्तल परिवार है, टाटा परिवार है। ये लोग कैसे हैं? पूंजीपति हैं। पूंजीपति जिनके पास नियंत्रण रहता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सरकारें जिसमें पैसे का कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक कुछ पूंजीपतियों द्वारा डिसाइड होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और जबकि इसके नीचे मैंने लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि वस्तु के उत्पादन, मूल्य, वितरण, मतलब प्रोडक्शन, वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर समाज या किसका प्रभाव रहता है बच्चों? समाज या राज्य का प्रभाव रहता है। राज्य का अधिकार होता है। समझिए बात को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जहां पर पूंजी, आय, वस्तु के उत्पादन, मूल्य और वितरण पर प्रभाव कुछ पूंजीपतियों का रहता है, यानी बाजार का रहता है, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जबकि समाजवादी, राज्यवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी, वस्तु और सामान के उत्पादन पर किसका प्रभाव रहता है? समाज का प्रभाव ज्यादा रहता है। यानी समाज ये तय करता है, एक समूह ये तय करता है कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन होगा, जैसे मान लीजिए कितनी मात्रा में और किसका कितना मूल्य होगा, और उसका वितरण कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये समाज के लोग तय करते हैं। इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे लिखा है, एक नाम को आपने सुना होगा और परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इनका नाम है एडम स्मिथ। एक अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है। पहली बार जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फर्स्ट टाइम जो जिक्र हुआ है, वो फर्स्ट टाइम जो है यूज्ड हुआ है, और वो कौन सी बुक है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक है, और ये कई बार परीक्षाओं में बुक के नाम से ही पूछ लिया जाता है। दूसरा एक नाम है कार्ल मार्क्स,
और ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने लिखा है कि स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी राज्य अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा कौन सी अर्थव्यवस्था बच्चों, राज्य अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पहली बार इन्होंने जिक्र किया है कि स्टेट इकोनॉमी क्या है, पहली बार इन्होंने जिक्र किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में पहली बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की और उन्होंने कहा कि संसाधनों पर और उनके वितरण पर, उनके 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 मूल्य पर किसका प्रभाव होगा, बाजार का प्रभाव होगा, ये उन्होंने बताया था। और कार्ल मार्क्स ने कहा, जिसे मार्क्सिज्म भी कहते हैं, मार्क्सवादी भी कहते हैं, और इन्हें कहते हैं राज्य अर्थव्यवस्था, या इन्हें मार्क्सवादी भी कहते हैं। इसको लेकर के आगे खुलासा करूंगा कि ये कब चीजें जो है वो हुई। आगे लिखा हुआ है कि ये जो मार्क्सवादी है, यानी जो कार्ल मार्क्स है, बाद में बहुत प्रचलित हुए। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद यूएसएसआर में इसका प्रभाव, यानी मार्क्स का प्रभाव देखा गया, मार्क्स का प्रभाव देखा गया। और ऐसा मानते हैं कि रसिया में ऐसा मानते हैं कि कार्ल मार्क्स का एक बयार चली। और हालांकि बाद में जो चीन है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो चीन है वहाँ पर चीन में साम्यवादी 1985 से पहले साम्यवादी प्रभाव रहा, साम्यवादी प्रभाव देखने को मिला था। तो रसिया जो है वो जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति 1917 के आसपास दिखाई दिया, और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव दिखाई दिया। साम्यवादी जो है ये मार्क्सवादी और कौन सा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जब आय पर, जब उत्पादन, वस्तु के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और मूल्य यानी वैल्यू यानी वर्थ पर दोनों का मिश्रित प्रभाव रहे, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी पर राज्य एवं पूंजीवादी दोनों का प्रभाव हो, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रभाव हो, ऐसी व्यवस्था को इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर परीक्षाओं में यह सवाल पूछता है, यह क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी यहां पर आय के संसाधनों और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके वैल्यू पर समाज और पूंजीवादी दोनों का क्या होता है, प्रभाव होता है। इसलिए भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी कैसी बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक तरह से कहें कि जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जब किसी समाज के आय के संसाधनों के वितरण और उनके उत्पादन पर प्रभाव होता है, ऐसी व्यवस्था को भी मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसे भारत में देखने को मिलता है। भारत में आप देखिएगा कि जब भी प्लानिंग बनती है तो पूंजीवादियों और समाज को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। हालांकि दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्थाएं समय के साथ साथ उतनी रेलेवेंट नहीं रह गईं, और बाद में आपने देखा होगा कि बंगाल जैसा विकसित देश, विकसित राज्य, जो कभी भारत की आत्मा, भारत की सोने की चिड़िया कहलाता था, वहां पर मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था या जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, वैसी विचारधारा के जब कट्टरता उसमें लेने लगी तो वहां पर पूंजीपतियों का पलायन शुरू हो गया। लोगों ने जगह जगह पर, जो एक समय जो सबसे संपन्न राज्य था, वहां पर धीरे धीरे कारखानों के खिलाफ संगठित जो
कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पर क्या हुआ, उस राज्य में कारखाने पूंजीपतियों ने लगाने से परहेज करने लगे और वो राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरती गई। और आज आप देखेंगे तो हर सूचकांक में हर सूचकांक में जो है, जो बंगाल की जो स्थिति है, जो कभी गढ़ हुआ करता था पैसे और खजाने का, आज उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो आप समझिएगा कि पूंजीवादी, समाजवादी, राज्यवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, इन सब का जो क्या अपने में संबंध है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं, अगला हेडिंग है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के बच्चों कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कहते हैं कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से संबंधित है। प्राइमरी सेक्टर पर्यावरण से संबंधित है बच्चों। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशु का पालन, पशुपालन, उत्खनन, और क्या आता है? उत्खनन, माइनिंग, उत्खनन आता है। ठीक है, इस तरह की चीजें, फॉरेस्ट्री आता है, और क्या आता है? वनिकी आता है, फॉरेस्ट्री आता है। तो आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो पर्यावरण से संबंधित हो, जो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, यानी पर्यावरण से संबंधित हो, इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा है कि पर्यावरण प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है। ऑप्शन दे देगा कृषि, ऑप्शन दे देगा पशुपालन, ऑप्शन दे देगा उत्खनन, और वनिकी ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप क्या ऑप्शन मारोगे? ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं कि इनको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं कि जब प्राथमिक क्षेत्र का कच्चे माल के तौर पे प्रयोग करते हैं, जो कच्चे माल के तौर पर जो क्षेत्र प्रयोग करता है और उत्पादन में प्रयोग करके क्या करता है बच्चों? प्रयोग कर इसका उद्योगों में होता है, इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। यानी आप समझ लीजिएगा, बेसिकली इंडस्ट्री से इसका मतलब है। किससे मतलब है? इंडस्ट्री से मतलब है। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब इंडस्ट्री से है। इसमें एक चीज मैंने वैल्यू एडिशन की है, जिसे मैं यहां पे घेर देता हूं। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र में जिस चीज का उपयोग कर चीजें बनाई जाती हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे समझने की जरूरत है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर गन्ना हुआ है तो गन्ने को पेरने के बाद उसमें से एक तरफ से रस निकलेगा, यानी उसका शरबत निकलेगा, और दूसरी तरफ से क्या निकलेगी? उसकी जो है, उसके जो बचे हुए जो गूदे हैं वो निकलते हैं, यानी उसकी जो खुलराई है निकलती है। उस खुलराई को सुखा करके आगे पेपर की लुगदी बनाते हैं, यानी इस खुलराई को, गन्ने की जो बचे हुए जो लुगदी है, उसको यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्री में। तो इस तरह से पेपर इंडस्ट्री हो गया सेकेंडरी, और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो गन्ने का, वो हो गया प्राइमरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो पेपर इंडस्ट्री हो गई सेकेंडरी। और दूसरा ले लीजिए, अगर आपने क्या आपको बनाना है, मान लीजिए कि आपको दूध लेना है, तो पशु ने दूध दिया, ये प्राइमरी सेक्टर है, और उस दूध को ले आकर के चीज़, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी का चॉकलेट, और इसके बाद जो कुछ भी 100-150 सामान बनता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन जो मिल्क है वो प्राइमरी सेक्टर है। इसी तरह से हर चीज़ का जो आपके खेत खलिहानों, बाग बगीचों से जो निकलता है, जैसे कि आम ले लिए, आम के पल्प को, आम के गूदे को, पल्प को मसल करके फ्रूटी और बाकी जो चीज़ें बनने लगी, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन आम जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर को आयरन माइनिंग के बाद जो लोहा निकलता है उसे मेटलर्जी के द्वारा जब पकाते हैं
तो वो लोहा है, कच्चा लोहा, उस लोहे से जब हम कई चीज़ें बनाते हैं तो वो हो जाता है इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। वन से निकलने वाले उत्पादों से, पहले हम वन से जो लकड़ी निकालते हैं, इससे जो फर्नीचर और बाकी जो डेकोरेटिव सामान, लग्जरियस गुड बनते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो आपने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में अंतर कर लिया होगा। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि कुशल श्रमिक जो होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब सर्विस वाले सेक्टर में, उनको क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री आदि किया हुआ हो, उन्हें जो द्वितीयक सेक्टर में नौकरी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर, मतलब जिनकी कॉलर थोड़ी सी कैसी हो? सफ़ेद हो, साहब टाइप के हो, उन्हें क्या बोलते हैं द्वितीयक सेक्टर में? वाइट कॉलर जॉब। जबकि लिखा हुआ यहाँ पे कि अकुशल श्रमिक, मतलब जो लोग ऐसे ही काम करने चले जाते हैं बिना किसी विशेष योग्यता के कारण, उन्हें क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि प्राइमरी सेक्टर के मजदूरों को भी रेड कॉलर जॉब बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर के अनस्किल्ड मजदूरों को भी क्या बोलते हैं बच्चों? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। तो इन दोनों में आपने फर्क कर लिया होगा। आइए देखते हैं तृतीयक क्षेत्र क्या है। तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर, यानी इसे और क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। और इसमें क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कौन सी सेवा हो जाती है? आप जानते हैं, बैंकिंग जानते हैं ना भाई। बैंक में कुछ उत्पादन तो होता नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। इसके बाद क्या हो गया? चिकित्सा, मेडिकल। मेडिकल में कोई चीज़ उत्पादित की जाती है क्या? नहीं की जाती है। उसमें क्या होता है? केवल आपको सेवा देते हैं, तो चिकित्सा हो गया। इसके बाद क्या हो गया? बीमा। बीमा यानी जो आपके इंश्योरेंस होते हैं, उसमें आपको कुछ उत्पादन करके देते हैं क्या? नहीं देते हैं, तो ये कौन सा हो गया? टर्शियरी सेक्टर। इसके बाद सुरक्षा। सेना में भी क्या कुछ उत्पादन होता है क्या? नहीं होता है, तो ये सब कौन सा सेक्टर हो गया बच्चों? टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो आज हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों के बेसिक लक्षण, इनकी जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, अर्थव्यवस्था की टर्मिनोलॉजी और इनके तमाम जो विशेषताएं हैं। प्राइमरी सेक्टर में जिस देश का जितना ज़्यादा लोग लगे रहते हैं काम करने वाले, वो देश उतना ही गरीब माना जाता है। या यूं कहे, गरीब मैंने ऐसे बोला है, वैसे उसे विकासशील देश बोलते हैं, अल्प विकसित देश बोलते हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग लगे हों। लेकिन जिस देश में ज़्यादातर लोग टर्शियरी सेक्टर में लगे रहते हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहते हैं, वो देश विकसित देश माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन के लिए मशीनों आदि का प्रयोग होता है। तो भारत एक विकासशील देश है, तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और भारत में अभी भी आप देखेंगे तो कृषि और कृषि जन्य क्षेत्रों में, मतलब कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों का अभी जुड़ाव है। लगभग 53% लोग जो है इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत का जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी क्षेत्र में क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, यानी भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आप इन चीज़ों को समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो है वो उनमें जो है क्या अंतर है। हाँ, उनमें क्या अंतर है, तो आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो मैं इसको मिटा करके एक अंतिम परिभाषा आज की है, मैं यहाँ तक ही मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। इसके बाद देखिए, ये इकोनॉमिक्स है ना, अर्थव्यवस्था है, इसमें थोड़ा सा तो दिमाग खपाना पड़ेगा, लेकिन यह कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप कोई भी खबर अखबार में पढ़िएगा तो इससे तुलना करके पढ़िएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं कि दो परिभाषाएं और हैं, एक है आर्थिक वृद्धि जो यहाँ लिखा है, दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि क्या होती है? आर्थिक वृद्धि कहते हैं कि जब जीएनपी और जीडीपी में जब ग्रोथ हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। या मोटे मोटे तौर पे कहें कि जिस देश में पूंजी या पैसा ज्यादा हो, ठीक है, या कहते हैं जिस देश में आय ज्यादा हो, आय और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ।
एक छोटी सी तुलना, बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आपको उस स्तरीय बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि जिस देश में जीएनपी ज़्यादा हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा हो, जीडीपी ज़्यादा हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो, या जिस देश में पूंजी ज़्यादा आती हो, मतलब पैसा रुपया ज़्यादा आता हो, उसका क्या ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, कहते हैं कि यह जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या समझते हैं, यह एक समेकित अवधारणा है। यह एक कैसी अवधारणा है बच्चों, समेकित अवधारणा है। अब यह समेकित अवधारणा क्या होती है, इसमें देखिए जिस देश में जीडीपी के अलावा शिक्षा अच्छी हो, और क्या हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, भाई आप पैसा ज़्यादा हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, शिक्षा ज़्यादा अच्छा हो, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा हो, और सबसे बड़ी बात मानव का विकास हुआ हो, मानव का विकास हुआ, ही नहीं कि पैसा है और पशु जैसे धन पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बैल की तरह। मानव का विकास ज़्यादा हो, और क्या बात हो, सबसे बड़ी बात हो बच्चों, क्या ज़्यादा हो, खुशी ज़्यादा हो। ये शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। जिस देश में केवल पूंजी ज़्यादा हो, जिस देश में जीडीपी ज़्यादा हो, मतलब देश की कमाई ज़्यादा हो, मोटे मोटे तौर पे अगली कक्षा में बताएंगे जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी क्या है। जिस देश में कमाई ज़्यादा हो, जिस देश के पास ज़्यादा माल मटेरियल पड़ा हो, जिस देश में लोगों के खर्चा करने की पावर ज़्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक वृद्धि वाला देश बोलेंगे। जैसे कि वो तेल वाले देश हैं सब, क्या क्या नाम है, ओपेक नाम है ना, उनके पास कुआं में बल्टी डालिए तो भर भर के बल्टी में क्या आता है, डीजल पेट्रोल आता है, उसको बेचिएगा, सोचिए एक बल्टी में कितना तेल महंगा मिलता होगा, जिसके पूरा कुओं में भरा हो तेल से, पेट्रोल से, कितना अमीर देश होगा। अरे कहते हैं कि अरब कंट्री में, कुवैत में, सऊदी अरब में जो लैट्रिन करने वाला जो वो क्या बोलते हैं उसे, पॉट बोलते हैं ना, वो भी सोने का बना होता है। जहाँ नहाते हैं स्विमिंग पूल वो भी सोने का रहता है, और कार भी सोने से चलते हैं, हवाई जहाज भी सोने से चलते हैं। तो ये कहेंगे कि उस देश में पैसा बहुत ज़्यादा है ओपेक कंट्रीज के पास, तो उस देश का क्या ज़्यादा है, आर्थिक वृद्धि ज़्यादा है। लेकिन उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की महिलाएं खुश हों। तो एक सर्वे में पाया गया कि ओपेक कंट्रीज के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, यानी इनका आर्थिक वृद्धि ज़्यादा है, लेकिन विकास इसलिए नहीं अच्छा है। विकास अच्छा है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका, इन सबों का विकास ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पास जो भी पैसा है उसके अलावा वहाँ के लोग जो है हेल्दी हैं, और क्या है, खुश हैं, और क्या है, वहाँ के देश में आदमी पढ़ा लिखा है, जाहिलों जैसी बातें कम करता है, और क्या है, और महिलाओं बच्चों सबको समान स्थान मिला है। भले भी एक घर में मान लीजिए एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता हो, तो देखने में तो लगेगा ना इसके घर में 1 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन दूसरे घर में एक आदमी और 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसके घर में 4 भाई हैं, एक भाई के पास बहुत पैसा है और 4 की हालत इतनी खराब है कि 5वीं पढ़े भी नहीं है और बहुत जाहिल टाइप के लोग हैं। तो आर्थिक वृद्धि तो उस घर में ज़्यादा है, लेकिन एक घर में मान लीजिए 60,000 रुपया आ रहा है, 85,000 रुपया आ रहा है, उस घर में मान लीजिए कि 4 आदमी है, चारों में बराबर मिलजुल के सबकी पढ़ाई हो रही है, बच्चों के अच्छे स्कूल में, खुश हैं बच्चे, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य वाले हैं, प्रसन्नता है घर में। तो ये माना जाएगा कि 1 लाख रुपया वाले के पास इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस में ज़्यादा है, वो 60,000 वाले रुपये। तो समझ गए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या अंतर है। एक जगह पैसा ज़्यादा है लेकिन प्रसन्नता, स्वास्थ्य और खुशहाली कम है। एक में पैसा भी ठीक है लेकिन बाकी सब बढ़िया, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो कौन सा बड़ा अवधारणा है, बड़ा कॉन्सेप्ट कौन है, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ना भाई, वहाँ खुशी है, ठीक है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए लिखिए लेकिन खुश रहिए। खुश रहेंगे तो आपका जो दिमाग है, जो सीपीयू है ना, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। और खुश नहीं रहिएगा ना तो घर में कितना भी पैसा, धन संपदा हो, वो किसी काम का नहीं है। सीपीयू में डिस्टरबेंस आ गया तो मतलब पैसा वैसा रखा रहेगा, आप बेकार हो जाएंगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी, बिना मतलब के खुश रहा करिए, मतलब ढूंढेंगे तो लंबा समय लगेगा। इस तरह से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर जो है इसे मिटा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो
उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉमन लैंग्वेज में आपके घर के आसपास से जोड़ के, देशों की व्यवस्था से जोड़ के जो इकोनॉमिक्स बताया गया है आपको पसंद आया होगा। पैसे का लेन देन की बात अब शुरू ही कर दिया है तो ये पूरा अंत तक चलेगा। पूरे इकोनॉमिक्स को आपको देसी तरीके से समझाएंगे, आपकी भाषा में समझाएंगे, लेकिन आप कंजूसी करते हैं। कहाँ कंजूसी करते हैं? एक एक जो है थंब दबा के लाइक करना होता है और उसे क्या करना होता है? सब्सक्राइब करना होता है। ये आप कर देंगे तो आपको ये लगातार मनोबल बढ़ने के कारण लगातार इससे भी शानदार शानदार वीडियो मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को बताइए कि एक सर हैं जो इस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से डरने का नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा, तभी तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना भविष्य में चल के। चलिए, इसी तरह बने रहिए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।